चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, ये जो हम लेक्चर लेके आए हैं, यहाँ पर हम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं आपको कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कितने सवाल आते हैं। तो देखो, नीट 2019 में जो सवाल पूछा गया, तो आप यहाँ देखो टोटल क्वेश्चन 90 होता है, तो 90 में से 88 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी। हम आपको आगे सोल्व जो कराएंगे उसमें आपको बताएंगे कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो देखो डायरेक्ट कितना 352 मार्क्स आउट ऑफ 360 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ने का इंपॉर्टेंस है। अब आपको हम बताएंगे कि आप कैसे, अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं 13 सितंबर तक। तो हम इसीलिए ये चीज आपको लेकर आए हैं कि आपको पता चले कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विथ रेफरेंस। देखो क्या है, पेज रेफरेंस के साथ हम बात करेंगे। तो चलो पेज नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो आ जाओ। तो देखो क्या है, हम इस चीज को ना और चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर दिया कि ये चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो चैप्टर 1 आपका क्या है, लिविंग वर्ल्ड है। अब वहां से देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट, क्या है, करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्लियर। अब यहां पर लास्ट में जो ऐड होता है क्या है, जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को दिया है वो, तो शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएट फॉर्म में, लीनी। तो क्या हो गया आंसर, देखो आप। ठीक, तो क्या हो गया आंसर बी, मैंजीफेरा इंडिका लीनी। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये अब देखो ये किस पेज से, एनसीईआरटी पेज नंबर 7 से पूछा गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, सेकंड चैप्टर से एक, मतलब लिविंग वर्ल्ड से एक ही क्वेश्चन आया। अब सेकंड चैप्टर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहां पर मैच दी कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां देखो अब क्या है, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, लाइकेन, माइकोराइजा। तो आपको पता है सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, पैरासाइटिक लिविंग होस्ट पे होता है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो अब देखो इसका किस पेज से आपको, तो देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 22। ठीक, तो अब यहां देखिए सैप्रोफाइट, तो इसका आंसर क्या है, डी। तो अब देखो यहां मैच कर लो आप, डी है, तो डी में देखो क्या है, सीधे ए का सैप्रोफाइट, सेकंड डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, ये इधर आ गया। ठीक है, पैरासिटिक क्या है, ये चीज हो गया, ये क्या हो गया, इधर को गया। एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, पैरासिटिक, हाँ ये चीज हो गया। क्लियर। तो आंसर डी। आ जाओ नेक्स्ट। तो देखिए यहां पर पेज नंबर 22 एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे, आपको सामने लिखा है। सेकंड आते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। तो ये देखो मोरल्स हो गया। अब ये सवाल जो है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 24 से पूछा गया। तो देखो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, क्या है, डेलिकेसी। ठीक है, ये भी सही बात है। और क्या है, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड एंड एलएसडी, ये भी सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस, मतलब एक्सटर्नली प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजिनसली। ठीक है, तो ये बात सही है। इंडोजिनसली मतलब इनसाइड, एक्सोजिनसली मतलब आउटसाइड। अब देखिए ईस्ट नॉन फिलामेंटस होता है, लेकिन यहां पे लिखा है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड हाइफी, तो ये गलत हो गया। तो आंसर देखो क्या हो गया, डी। अब देखो यहां पर कुछ सॉल्यूशन में आपको एक्स्ट्रा बात जो लिखी है कि इस सवाल से और क्या क्या सवाल आ सकता है। तो आप तो ईस्ट तो देख लिया, यूनिसेल्यूलर नॉन फिलामेंटस होता है। ठीक है, एलएसडी जो हो गया लाइजर्जिक एसिड। ठीक है, यहां देखो लाइजर्जिक एसिड इथाइलिन 1,5 हो गया। अब क्या है, एर्गोट अ फ्रूट बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा पूरा नाम है। ठीक है, ये होता क्या है, हेलोसिनोजेन होता है। अगर इसको स्मॉल डोज में लेंगे, ठीक है, तो ट्रैकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ा देगा एंड हाइपरटेंशन। क्लियर। अब
एडिक्शन ऑफ एलएसडी कॉज क्या करेगा, किस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाएंगे, एंड साइकोसिस। ठीक, तो ये चीज था। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चल रहा है। तो वायरस लैक, देखो आ प्रोटीन, तो इसका मतलब ये क्या होता है, आरएनए। देखो लिखा है वायरॉइड, यहां देखिए लिखा है लैक्ड प्रोटीन कोड, मतलब आपके एनसीईआरटी में आरएनए फ्री, मतलब वहां पर क्या है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट, बिल्कुल सही, कंपलसरी मतलब पैरासाइट, लिविंग होस्ट के बिना सरवाइव नहीं करता। ठीक है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस, बिल्कुल अब इनकरेक्ट बोला था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब देखो प्रायन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, देखो लिखा हुआ है डिजीज कॉज्ड एबनॉर्मल, हाँ देखो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब ये सही ये सही ये सही। ठीक, तो आप देखिए क्या हो गया आंसर। ठीक, तो सी हो गया आपका आंसर। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें। साथ में एनसीईआरटी का पेज नंबर भी हम आपको बता रहे हैं। अब देखो थर्ड चैप्टर में आ गए हम। फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट with development of young embryo on the parent saprophytes for some time is first observed in, तो किसमें, आपका ये है। तो देख लो क्या हो गया, एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से पूछा गया, और आंसर क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो देखो इससे कैसे, द फीमेल गैमेटोफाइट्स, जो आपके एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है वो हम आपको सीधे बता रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट for variable period. The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. This event, यहां देखो precursor to the seed habitat, और ये seed habitat आपको पता है किसमें, कहां से शुरू हुआ, जिम्नोस्पर्म से। ठीक, तो आगे क्या हो गया, ये टेरिडोफाइट्स। तो आंसर सी, एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से। देखिए नेक्स्ट आ जाइए। तो अब क्या आ गया, नेक्स्ट चैप्टर आ गया फोर्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, सॉरी फोर्थ आ गया एनिमल किंगडम। मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो हमें पता है, अब यहां से अब इसी चीज को हमने जो आपको बताया, तो इस तरीके से हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पिला क्या है, पिला, ये किसका एग्जाम्पल है, मोलस्का का। ठीक है, तो देखो इसका आप ये देखो मोलस्का पिलाई हो गया, क्या हो गया, रेडुला। तो आप क्या कीजिएगा, पहले का कौन सा हो गया, थर्ड। अब देखो कहां कहां थर्ड है, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट है, तो क्या बोल दीजिएगा, मालफिजियन टिब्यूल बोल दीजिएगा, क्या, मालफिजियन टिब्यूल। तो कहां गया, फोर्थ। तो देखो अब ये चला गया, ये चला गया। तो ऐसे सोल्व करने का तरीका होता है कि डायरेक्ट इसमें आपको पूरा का पूरा नहीं जाना, आपको मैं देखना एक दो, उससे आपको अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हमने आगे जो भी और सवाल पूछा जा सकता है तो वो ऐसे लिख दिया है। क्लियर, तो देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 51 53 डायरेक्ट सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए ठीक, नेक्स्ट अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स दे रखा है, इसको बेसिस, इस बेसिस पे विच पजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल और बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम, ठीक, जिसको यू सीलोम भी बोलते हैं, विथ सिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहां पर ये चीज तो सही है, ये इसके लिए सही, और ये ठीक, यहां पर भी, यहां पर ये क्या होता है, अनसिगमेंटेड होता है। क्या होता है, अनसिगमेंटेड बॉडी होता है। क्लियर, तो अब देखो मोलस्का यहां पर भी आ गया, दैट मीन्स ये कलर, ये फिर यहां पे मोलस्का, इसका मतलब आपका आंसर देख लीजिए, ए आया एनसीईआरटी पेज नंबर 52 53 54 जहां जहां दे रखा है मोलस्का हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, अनसिगमेंटेड बॉडी, ट्रू सीलोम। तो यहां पर
अनसिगमेंटेड बॉडी, लेकिन सिगमेंटेड बॉडी पूछा था तो ये चीज। आइए नेक्स्ट हम बात करें। अब देखो, अब आ गए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 5 पे आ गए। तो देखिए, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप on the inner wall of the ovary or in the peripheral part is तो देखो अब यहां पर, तो देखिए यहां पर हमने सारे क्या है प्लेसेंटेशन के बारे में लिख दिया। तो देखो क्या है, द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट it become two chambered due to the formation of the false septum। एग्जाम्पल, इसका मतलब हमें ये सॉल्यूशन देने का मतलब आपको ये है कि ये सवाल यहां से ये पूछा है तो अगला ये हो सकता है या उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ दे। तो देखिए क्या हुआ, तो आपका पेराइटल अभी पढ़ा था, तो आंसर सी, और ये किस पेज से, एनसीईआरटी डायरेक्ट 75 पेज से पूछा गया। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीज हो गया, आप यहां देख लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए, अब आगे मॉर्फोलॉजी, मतलब एक पूछा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ये देखिए, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ क्या है, बुल्ली फॉर्म सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है बुल्ली फॉर्म सेल्स। देखिए आपके एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, देखिए इन ग्रास, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता, पूछ देगा बुल्ली फॉर्म किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ग्रास का, ये भी एक सवाल हो सकता है। इन ग्रास सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद द वेन मॉडिफाई देमसेल्फ इन लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, जिसको बुल्ली फॉर्म सेल बोल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स। देखिए, व्हेन द बुल्ली फॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर, जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इंडोऑस्मोसिस हो रहा है, स्वेलअप करेगा, दैट कंडीशन कॉल्ड टर्जिड कंडीशन। ठीक है, तो वो आउटवर्ड होगा, नॉट इनवर्ड होगा। अब जब क्या होगा, वाटर लॉस करेगा, श्रिंक करेगा, तो इनवर्ड होगा। तो देखिए, व्हेन दे आर फ्लैसिड, मतलब लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। तो आंसर क्या हो गया, दिस। तो देखिए बी लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 94 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। Which of the following statement given below is not true about the formation of annual rings in tree? तो आपको पता है एनुअल रिंग्स क्या है, जो बनता है कैम्बियम के ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आप देखिए यहां पर ये कौन से एनसीईआरटी पेज से पूछा, 96 पेज नंबर से पूछा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड बाय द सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो एक सवाल तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि ग्रोथ रिंग किसके एक्टिविटी से हो सकता है, होता है तो सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ठीक, तो इन प्लांट्स द टेम्परेट रीजन कैम्बियम इज मोर एक्टिव इन स्प्रिंग एंड लेस एक्टिव इन ऑटम। ठीक, तो इन टेम्परेट रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, हाउएवर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा है, इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन द ट्री। तो क्या हो गया, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन द टेम्परेट। देखो प्रोमिनेंट कब होगा, जब सीजन वेरिएशन होगा। ठीक है, और टेम्परेट में क्या है, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है तो चेंजेस आएगा, अलग अलग टाइप का रिंग दिखेगा। तो यहां पर नॉट ट्रू बोला था, तो यहां बोला इज नॉट प्रोमिनेंट, मतलब प्रोमिनेंट रहेगा। तो आंसर डी हो गया। क्लियर है, आपको एनसीईआरटी पेज नंबर और उससे रिलेटेड और भी सवाल बन सकते हैं, वो भी बताया जा रहा है। आगे देखिए, अब आगे हम फ्लोएम इन द जिम्नोस्पर्म हैव। ठीक है, तो देखो फ्लोएम, देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल, सीव ट्यूब और क्या है कॉम्पेनियन सेल्स और बोथ सीव ट्यूब। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होता है और कॉम्पेनियन सेल की जगह क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होता है। ठीक है, तो देख लो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 88 से पूछा और देखिए क्या हो गया आंसर डी, बोथ सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल्स। लैक नहीं है, उसकी जगह क्या है, एल्बुमिनस सेल और सीव सेल। तो पूछता, अब यही सवाल ये सब पूछ देगा कि क्या है। ठीक है, तो ये चीज। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करें, समझ में आया, डी आंसर है इसका। आगे तो देखो क्या है,
स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर नंबर 7 पे आ गए, क्या हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आ गए। तो सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव particles or mucus in a specific direction. In human, these cells are mainly present in fallopian tube and bronchioles. आंसर क्या होगा, डी। तो देख लीजिए कौन से पेज पे पूछा है, पेज नंबर 101। तो देखिए अब बाकी सारी चीजें थी उसके बारे में भी हमने बता दिया। मेन देखिए ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड विद द सिलिएटेड एपिथेलियम, बाकी बाइल डक्ट है, ये सारी चीजें ये किससे है, तो आप देख लीजिए क्यूबाइडल एपिथेलियम, पेनक्रिएटिक, ये किससे है, क्यूबाइडल है, ऑस्टिचियन ट्यूब सिलिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और ये ग्लैंडुलर थेलियम। क्लियर, आइए तो ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम कहां, अब देखो यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो अभी इसका क्या है, आप एनसीईआरटी से फिगर देखिए, देखिए डायरेक्ट आप यहां देखिए ये चीज। अब क्या है, पेज नंबर 113 से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, तो देखो क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया, और क्या हो गया, इलियम कोलोन। तो फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, और गिजार्ड के बाद क्या होगा, इलियम, इलियम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम। तो ये होगा, ठीक है। तो यहां पर तो देखो पेज नंबर 113 से आपसे पूछा गया, तो ये फिगर है, आप देख लीजिएगा। इसका अलग भी सीक्वेंस भी पूछ सकता है, कौन सी चीज कहां पे पाई जा रही है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें। ठीक है, क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज, किसने, रोडोल्फ वर्चू। देख लो क्या हो गया, रोडोल्फ वर्चू ने किया, आंसर ए है। क्लियर, पेज नंबर 126 से पूछा गया है। अब रोडोल्फ वर्चू को मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 में दिया था, तो ये सवाल है उससे रिलेटेड, और स्लाइडेन एंड शावन ने उसको सेल थ्योरी दिया था फॉर्मुलेट करके। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो देखिए लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये बात सही है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव इन अंडर एसिडिक, ये भी बात सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या है, पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक, तो ये बात गलत है। क्या होगा यहां पर, गोल्जी एपरेटस। क्लियर, गोल्जी एपरेटस होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, समझ में आ रहा है, तो यहां पर तो होगा, ठीक है, यहां पर होगा, ठीक है, और यहां दोनों में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, और इसका होगा डी। तो देख लो आप, ये आपके एनसीईआरटी क्या है 134 से पूछा, आंसर डी। नेक्स्ट देख लो, ये क्या हो गया, आंसर सी आपका हो गया। क्लियर, और एनसीईआरटी 136 से इतना पूछा। क्यों ऐसा लिखा 133 से 139, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और लिखा है, लाइसोसोम कहीं और लिखा है, बाकी चीज कहीं आ जाइए। ठीक, क्लियर। अब देखो उसी का सारा फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से अपने एनसीईआरटी में जाकर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट, ये सारी चीजें कि क्या क्या उसमें हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट ये, तो आप इससे नोट कर लीजिएगा एनसीईआरटी जाके इंपॉर्टेंट करके, ये और कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम आ जाएं, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, क्या है, एनसीईआरटी से बाहर का सवाल। हमने क्या 88 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम, देखो क्या लिखा मिलेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन अब हमने लिख दिया है कि पेज नंबर 39, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ये लिखा हुआ है। क्लियर, लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रिफर्ड टू एज, ठीक है। तो देखो
तो ये चीज सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्या हो गया, सेंटर पे होगा, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा दूर होगा। तो बस हम यहां पर एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम आप दिखा दे रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज क्या है, पी आर्म और क्यू आर्म, ठीक है। तो देखो यहां लिखा है, पी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म, क्यू को क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्म, और बाकी थोड़ा सेंटर में जो होता है सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है, और टिप पे जो होता है वो टेलोमियर कहलाता है, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी से बाहर। तो देखो आंसर क्या है, ये पी आर्म को शॉर्ट बोलेंगे, क्यू को लॉन्ग बोलेंगे। क्लियर है, ये जब हम आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे तब भी बताया था। आइए नेक्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, गलत है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, outer membrane is permeable to the monomer of carbohydrate, fats and protein. Enzymes of क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर embedded in outer membrane. Inner membrane is folded, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स द सिंगल, ये भी सही। तो आउटर नहीं, क्या होगा, इनर। देख लो आप क्या हो गया यहां पर, ये बात गलत हो गया। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। तो आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखिए ये कहां, बायोमोलिक्यूल्स की तरफ आ गए। तो अब बायोमोलिक्यूल्स में देखिए क्या दे रखा है, कॉनकैनावेलिन्स ए इज क्या है। तो अब ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या टेबल दे रखा है। तो हमने ये लिख दिया इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉनकैनाविन ए क्या है, लैक्टिन्स। तो लैक्टिन्स LECTIN, देखो आंसर क्या होगा, सी, ठीक। एनसीईआरटी पेज नंबर 146 से पूछा। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट बात करें, क्या है, गलेट फर्स्ट, गलेट सेकंड, गलेट थर्ड, गलेट फोर। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लूकोज ट्रांस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अब बात यह है कि देखो गलेट फोर, अब आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा है, तो कोई मतलब नहीं, क्या 4 इनेबल टू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। देखो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक, आंसर डी हो गया। पेज नंबर 146 पूरा ये टेबल दे रखा है। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट आप बात करें, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, कोएंजाइम। हाँ, पहले स्टेटमेंट और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। कोएंजाइम्स और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक। और क्या है, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिव एंजाइम with the bonded of prosthetic group is called, देखो नेक्स्ट, अब देख लो यहां पर सॉल्यूशन, देखो एंजाइम हम यहां पर पूरा लिख दिया, ठीक है। क्या है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, हाउएवर देयर are a number of cases in which non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme क्या है, catalytically एक्टिव, टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक। तो यहां पर लिखा था अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ द बॉन्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ठीक है, टाइटली बॉन्डेड। तो ये तो देखो यहां से, अब देखो नेक्स्ट क्या था, तो मतलब क्या हुआ, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज, देखो हाँ एंजाइम टाइटली बॉन्डेड इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक। तो देखो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर दैट आर टाइटली बॉन्डेड टू द एपो एंजाइम, ठीक। अब दिस काइंड ऑफ, क्या लिखा है, एपो एंजाइम, दिस थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर आर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल है। आगे देखिए, द बॉन्ड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, कोफैक्टर।
तो एपो एंजाइम किसको बोला गया था, हाँ इन इंस्टेड प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, तो फिर क्या हो गया, बी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बॉन्ड प्रोस्थेटिक, तो इसको हम हॉलो एंजाइम बोलेंगे, एपो एंजाइम नहीं, हॉलो एंजाइम, तो ये चीज गलत, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, तो देख लीजिए एनसीईआरटी पेज नंबर 156 से ये 159 से पूछा गया। आइए नेक्स्ट हम बात करें, वही चीज लिखा है, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन है। देखो को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ कार्बन, ये तो अलग है, चलो एक्सप्लेनेशन था उसका। अब नेक्स्ट देखिए कहाँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आया। देखो ये मेन आपका मोटो इसका क्या है कि एनसीईआरटी से कौन से सवाल किस पेज से आए और कितने आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ने के लिए, तो देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, तो ये देखो आपके एनसीईआरटी में ये बना है, तो देखिए क्या होगा, G1 फिर S आ गया, फिर G2 आ गया, फिर M आ गया, तो क्या हो गया G1 S और G2 और M, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए G1 S G2 और M, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर, देखो पेज नंबर 163 से पूछा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें सेल, हाँ इस पे तो बहुत कंफ्यूजन था लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेल इन G0 फेज इज क्या है, एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है, मतलब सेल साइकिल कहने का मतलब वो सेल डिवीजन हो रहा है। अब G0 क्या है, एरेस्टिंग फेज होता है, ठीक है, मतलब उसमें सेल साइज क्या है, सेल डिवीजन रुक जाता है, जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है तो वो G0 में चला जाता है, ठीक है। इंटर द सेल साइकिल गलत है, टर्मिनेशन ऑफ सेल साइकिल, तो यहाँ पर भी लोगों को टर्मिनेशन ऑफ सेल साइकिल लगा था, सस्पेंशन ऑफ द सेल साइकिल एक जगह लगा था, एक जैसा, तो आपके एनसीईआरटी में एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, तो क्या होगा ये एग्जिट। अब यहां से इससे रिलेटेड जो बात है वो लिख दिया हमने, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय चेक पॉइंट्स, तो कई सारे चेक पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो G0 फेज है, ठीक। द सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, जब डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, एग्जिट G1 फेज से एग्जिट कर गया टू इंटर इन इनएक्टिव स्टेट कॉल्ड क्यूसेंट और G0 of the cell cycle. Cell in G0 remain metabolically active रहता है but no longer proliferate unless called up to do so depending upon the requirement of cell, मतलब तब तक proliferate नहीं होगा जब तक requirement ना हो, तो आंसर ए हो गया, exit of the cell cycle। नेक्स्ट आ जाइए, अब आगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, नेक्स्ट चैप्टर में हम आ गए। तो देखिए जाइलम ट्रांसलोकेट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या क्या करता है, वाटर करता है, मिनरल सॉल्ट करता है, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए आंसर डी हो जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, जाइलम, देखिए क्लियर, तो आंसर डी। चलो नेक्स्ट हम बात करें पाइनस। अब इसको आप प्लांट क्लासिफिकेशन भी ले सकते हो, ये क्वेश्चन को आप इसको प्लांट ट्रांसपोर्ट में भी, लेकिन प्लांट ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट लाइन लिखा है तो इसको हमने प्लांट ट्रांसपोर्ट में रखा है। क्लियर, तो देखिए क्या है, पाइनस सीड cannot germinate and established without fungal association, this is क्योंकि mycorrhiza symbiotic symbiotic association, तो देखिए in seed contain in, कहाँ गया, हाँ it is obligate association with the mycorrhiza, क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट एसोसिएशन, सीधे एनसीईआरटी का लाइन है, ये आप देख लीजिएगा क्या लिखा है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा नोड मेंबर। अब ये चीज हमने किसी एनसीईआरटी की क्लास 12 से उठा करके नोट ले लिया है, ये याद रखिएगा, सवाल पूछता है क्या है, ग्लोमस, ठीक है, फॉर्म माइकोराइजा। क्लियर, याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑब्लिगेट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाएगा, देख लीजिए कब, एनसीईआरटी पेज नंबर 190 से पूछा आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, तो बाकी सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लीजिए। क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें, अब क्या है, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट हेल्प इन
कैरिंग आउट, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है डीनाइट्रिफिकेशन, क्या होगा डीनाइट्रिफिकेशन, आंसर क्या हो गया डी। अब उसी चीज को हमने ये चीज आपको बनाकर दे दिया है, क्लियर। हाँ तो सॉरी, तो ये देखिए कहाँ गया, ये आपका लाइन जा रहा है, ये क्या हो गया डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस, क्लियर। तो ये देखिए बाकी सारी ये चीजें जो कि आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट सवाल आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 201 के लास्ट पैराग्राफ के सबसे नीचे दे रखा है, तो ये देख लीजिएगा आंसर डी क्या होगा डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाए 28, क्या है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, तो हेक्सोकाइनेज कर रहा है, कौन कर रहा है हेक्सो। तो पेज नंबर 229 पे पूरा आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है वहां पर। तो देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज काइनेज, हेक्सोकाइनेज भी बोलेंगे, क्या हो गया ये चीज हो गया, क्लियर। आ जाइए पेज नंबर देख लिया आपने। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये भी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, क्या है रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटीन इज, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर 0.7 हो जाएगा। तो देख लो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 237 में आपका बॉक्स में दे रखा है ये सब, तो ये चीज हो गया। तो ये अब आपको पता है रिलीज ऑफ CO2 एंड इनटेक ऑफ O2 का रेशियो होता है, तो यहां से ये चीज है डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करें, क्या है अब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ गए। इट टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर द पाइन एप्पल प्लांट to produce flower, which combination of the hormones can be applied to the artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield, ठीक। तो यहां पर क्या होगा ऑक्सीन एंड इथाइलिन। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में कैसे लिखा है प्लांट्स हार्मोन ऑक्सीन इंड्यूस, देखो लिखा है इथाइलिन ऑल्सो हेल्प इन सिंक्रोनाइज्ड ऑफ द फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटअप इन पाइनएप्पल, ठीक है। ऑक्सीन एक हमने अलग से ये पॉइंट लिख दिया है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट। तो आंसर क्या हो गया ए, ठीक। आइए नेक्स्ट हम देखें, क्या है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ठीक है वर्नलाइजेशन। तो इसका क्या होगा आंसर लीव, ठीक है लीव होगा। देखो एनसीईआरटी में कैसे पूछा पेज नंबर 252 से, तो देखो साफ लिखा है शूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपिसेस प्रायर टू द फ्लावरिंग, फ्लावर बनने से पहले। दे क्या हो गया शूट एपिसेस ऑफ द प्लांट, दे बाय देमसेल्फ क्या हो गया कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड, द साइट ऑफ फोटो पीरियड ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर, देखो आ गया क्या है लीव्स, ठीक है। और बाकी चीज लिखा है देख लो। तो वहां से हार्मोन कहां माइग्रेट कर जाता है लीव में, फिर शूट एपिसेस में जाता है, फिर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, क्लियर। आ जाइए तो साफ साफ आपके एनसीईआरटी से लिखा है, सवाल पूछा। आगे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। तो ये आपका कहां डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का गॉबलेट सेल, जिसको हम म्यूकस सिक्रेटिंग या म्यूकस सेल्स लिख दें, ठीक। तो आंसर क्या होगा बी। देखिए एनसीईआरटी क्या है 260 और 262। अब उससे रिलेटेड जो बात थी हमने यहां पे लिख दिया, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल आ सकता है, तो सॉल्यूशन आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए नेक्स्ट 30 मैच द फॉलोइंग, ये भी देखिए क्या है फॉलोइंग मैच करना है। तो क्या है क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहन, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब क्या है ग्लीजन्स कैप्सूल आपका क्या हो जाएगा लीवर में, और आइसलेट ऑफ लेंगरहैन क्या हो जाएगा पैनक्रियाज में हो जाएगा, और ब्रूनर्स ड्यूडेनम का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए
आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 260, 262 एंड 337, ठीक है, वहां से लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा आंसर सी। तो देखो फर्स्ट का ए का थर्ड देखो हमने किया, ठीक, और 4 ग्लीजन्स कैप्सूल्स हो गया, फिर सी का फर्स्ट हो गया, सही है, और डी का सेकंड हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब ये सारी बातें लिखा है। ब्रूनर्स ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें। अब आगे हम ब्रीदिंग में। अब देखो क्या है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट्स इज 500 एंड 1000 ml respectively. What will be his expiratory reserve volume? दोनों को ऐड कर दो। देखो क्या है, एनसीईआरटी पेज नंबर 272, टाइडल वॉल्यूम दे रखा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आपसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ दिया, ठीक है। What would be the expiratory capacity if residual volume is the? अब रेसिडुअल वॉल्यूम दे करके आपको बस कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करो, क्या हो गया 1500 ml आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो यहां पर भी क्या है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम इन द ventricles at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular diastole। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल कितना, आइए क्या है, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। अब ये डायस्टोलिक हो गया और साइस्टोलिक हो गया, तो क्या हो गया 50 और 100 होता है। अब इसका क्या है, स्टॉक वॉल्यूम, चलिए ठीक है, कार्डियक आउटपुट हमें पता है 5 लीटर, ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम क्या होगा, डायस्टोलिक माइनस साइस्टोलिक, तो 50 ml हो गया, ठीक है। अब क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब कार्डियक आउटपुट हमें पता है 5000 ml है। अब क्या है, स्टॉक वॉल्यूम 50 है। अब हम कहा हार्ट बीट निकाला, 5000 अपॉन 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो क्या आ गया आंसर, 100 बीट्स पर मिनट। क्लियर है ना? तो ये देख लीजिए, मेन चीज आपको क्या है ये, ठीक, ये चीज हुआ, ठीक। फिर उसके बाद स्टॉक वॉल्यूम आपको क्या हो गया, ये आपने निकाला, क्लियर, तो आपका 50 आ गया। तो आप ये वैल्यू पुट किया तो ये 100, क्लियर। तो आंसर सी हो गया 100। आइए नेक्स्ट। अब ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है साफ साफ, ठीक। देखो पी वेव, अब ये मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक। तो देखिए कहां से आपके पूछा, एनसीईआरटी पेज नंबर 286 से पूछा, क्लियर है। अब देखो क्या है, ईसीजी जो है, पी वेव इन ईसीजी, पी वेव क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। देखो कहां है, हाँ, तो मतलब ए का 5। तो अब देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। अब QRS, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक। टी वेव्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सेकंड। अब रिडक्शन इन दी, अच्छा जी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। देखो इधर 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 हो गया, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2। तो फिर देखो पहले का क्या है 5, यहां से ये हटा दो, ठीक है,
दूसरा बी का ये और ये सी, हाँ आ गया ये चीज, रिडक्शन इन द साइज ऑफ सही है, ये रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन इसका ठीक है ये चीज। तो देखो पी वेव, तो आंसर सही है, फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या है यहां पर साइज ऑफ टी वेव, ठीक है ये चीज इधर आएगा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक। तो आंसर इसका 36 का ए हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे एक्सक्रीशन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन मीन्स वाटर की कमी, ठीक है। तो देखो वाटर कम हो जाएगा, ठीक, तो मतलब हाइपरटोनिक बात करें तो लो लेवल ऑफ एट्रियल, नहीं ये क्या होता है ADH एट्रियल डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, वेजोप्रेसिन, ये तो और कंसंट्रेट करता है तो हाई लेवल होना चाहिए। मेंटेनिंग हाइपोऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, ठीक है ये चीज। सिक्रीशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन इन द जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, हाइपर, तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है। तो देखो बी है आंसर। हाइपरटोनिक, तो वही चीज क्या है, मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलरिटी, सॉरी हाँ हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर, अंदर क्या होगा ज्यादा, तो वाटर का क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा होगा, तो यूरिन कैसा हो जाएगा हाइपर टोनिक हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द, मेन चीज जो हमें देखना है वो हम आपको बता दें, जो यहाँ पे लिखा है तो देखिए लिखा है द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वाजा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एन इंक्रीज ऑस्मोलरिटी, मतलब हाइपर, ठीक है, टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, क्या था डेट इज 300 मिली ऑस्मोमोल, ठीक है, इन दी कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल इन द इनर मेडुला, ये चीज, तो ये रीजन था, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज इनहेरिटेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, देखिए आंसर बी हो गया। बाकी सारी जो चीजें वो यहां पर आपको लिखी हैं, उससे रिलेटेड जो सवाल और पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये जो सॉल्यूशन दिया इसलिए कि आप इसको देख लें और इससे रिलेटेड और जो सवाल पूछा जा सकता है, ये आपके एनसीईआरटी 312 से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये कैसे क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये आपके एनसीईआरटी पेडिग्री एनालिसिस में भी जो फिगर दे रखा है वहां पर आपको दे रखा है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट से सवाल मूवमेंट एंड लोकोमोशन से पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन,
क्या है 8th, 9th and 10th pair of the ribs articulate directly with the sternum. 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Each rib is flat with bone, flat thin bone, and all ribs are connected dorsally to the क्या है thoracic vertebra and ventrally to the sternum. There are 7 pair of vertebrosternal, 3 pair of vertebrochondral and 2 pair vertebral ribs. तो क्वेश्चन क्या था, सेलेक्ट द करेक्ट. तो यहाँ साफ साफ आपको लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिए आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 310 से पूछा है. आंसर डी है इसका. देखो 8, 9, 10 लिखा हुआ है, 3 पेयर हो गया ना, ये हो गया वेंट्रोकॉन्ड्रल, कहाँ गया ये 3 पेयर, ठीक. वेंट्रोस्टर्नम, ट्रू रिप्स हो गया, दे रखा है ये चीज. तो ये था क्लियर. तो यहां पर अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन. तो क्या है थर्मो रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस. क्या होगा हाइपोथैलेमस. बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यहां दे रखा है, बाकी और का फंक्शन क्या होगा, ठीक. तो एनसीईआरटी पेज नंबर 321. देखो बार बार हम एनसीईआरटी का पेज नंबर नहीं बोल रहे, यहां पे लिख के आ रहा है, आप देख लीजिएगा. अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस ऑफ द, दे रखा है, देखो क्या है कॉर्निया, करेक्ट देखना है. कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ ए डेंस मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन एंड सेंसिटिव टू द आई. कॉर्निया इज कॉन्वेक्स एंड, ये गलत, ठीक है. आइए ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आंसर डी. तो आ जाओ देख लो, आंसर डी हो जाएगा. क्लियर. तो ये चीज देख लिए. कॉर्निया का एक सवाल पूछता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्लड, बिकॉज ऑफ नो ब्लड सप्लाई. ये ध्यान रखिएगा. तो चलिए आप यहां तक कीजिए, फिर आगे बात करते हैं. चलो तो देखो यहां से जो सवाल था, देखो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है ये स्क्लेरा होता है, ठीक है. और उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं. क्लियर. तो यहां पर और कॉर्निया का जो है ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है. ये भी बहुत बार सवाल पूछा, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है ब्लड सप्लाई नहीं होता है. तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर डी है. नेक्स्ट आ जाओ, क्या है मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विथ रिस्पेक्टिव डिजीज के से. तो इंसुलिन, तो इंसुलिन से क्या हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस. तो देखो ए का 5, अब देखो ए का 5 यहां भी है, ए का 5 यहां भी है, ठीक है. अब यहां पर ए, तो ये और ये गलत हो गया. अब देखो थायरोक्सिन, ठीक है, आ गया थायरोक्सिन. क्लियर है. तो देखो यहां पर हम, ये क्या हो गया, हाँ ये देखो ये एक्सप्लेनेशन है. अब देखो क्या है एडिशन डिजीज, ठीक है. तो ये देखो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है. कौन सा एड्रेनल कॉर्टेक्स है. क्लियर. प्रोलॉन्ग क्या हो गया डायबिटीज मेलाइटस. ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है. और ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने से क्या होगा एक्रोमेगेली, ठीक है. देखो दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगेली. क्लियर. अब देखो प्रोलॉन्ग क्या हो जाएगा इंसुलिन के सिक्रीशन से डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक. अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस क्या हो जाएगा वेजोप्रेसिन के कम सिक्रीशन से, ठीक है. ये चीज. तो आ जाओ देखो. क्लियर. तो अब देखिए तो 5. अब डी ग्रोथ हार्मोन है, डी का देखो थर्ड है. सी थायरोक्सिन 4 है, ठीक है. तो यहां से देखो इंसुलिन 5 हो गया, ठीक है. और थायरोक्सिन 4 कर दो, सही है. और क्या हो गया डायबिटीज इंसिपिडस कॉर्टिको स्टेरॉइड, सही है, ठीक है. तो देखो आंसर क्या आ गया सी आ गया. क्लियर. तो ये चीज, तो ये ध्यान रखिएगा आंसर सी, ठीक. मतलब इंसुलिन का यहां आ गया. फिर क्या है
थायरोक्सिन 4, ग्वाइटर हो गया, आयोडीन भी बोल सकते हैं। अब क्या है, कॉर्टिकॉइड का ठीक एडिशंस हो गया। फिर उसके बाद ग्रोथ आपको दिख रहा है, तो ग्रोथ का हार्मोन एक्रोमेगेली, ठीक है। अब डायबिटीज इंसिपिडस का है ही नहीं इसमें, ठीक है, यहाँ 5 है, वहाँ ये है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। मेन चीज़ क्या, देखो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है, ध्यान रखिएगा। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ था, ये आप देख लीजिए जो हमने आपको बताया। आगे चलते हैं हम। अब देखिए क्या है, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो रिडक्शन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। क्यों, क्योंकि किडनी इरिथ्रोपियोटिन करता है सीक्रेट, वो जो कि इरिथ्रोपियोसिस में रोल प्ले करता है। क्लियर, तो देख लो क्या हो जाएगा, सी, दैट मीन्स सी एंड डी करेक्ट है। तो देखिए ये चीज़, अब बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ ये आप पढ़ेंगे, हम हट जा रहे हैं, अब देख लीजिएगा। क्लियर, आगे आइए। मेन आपके एनसीईआरटी का हम दिखा रहे हैं कहाँ से, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो आपके एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है साफ साफ, ठीक है। तो एक तो होते हैं जो मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, एक को कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है। देखो फिगर देखो क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो अब देखो स्टेरॉइड हार्मोन ये हो गया हार्मोन, अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आया। फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, जेनोम, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किया। तो आंसर क्या है, बाइंड टू द डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, दिस इज डीएनए। क्लियर, तो आंसर बी, ये डायरेक्ट सा 341 आपके एनसीईआरटी में दे रखा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। इन सम प्लांट्स द फीमेल, एक बार और देख लो, नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये देख लीजिए, ठीक। आइए, in some plants the female gametes developed into embryo without fertilization, parthenogenesis, ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। क्लास 12th में आ गए हम, आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल है। बाकी सब हमने यहाँ पे लिख दिया कि और 4 ऑप्शन को क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि सवाल बन सकता है। आइए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इन, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, इनकरेक्ट, गलत कौन है, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, सही है, ओवरी फ्रूट में, सही है, और क्या है सेंट्रल सेल्स एंडोस्पर्म में, सही है, ओव्यूल इनटू एम्ब्रियो सेक, ये प्री फर्टिलाइजेशन है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी क्या हम लिखा हुआ है, ठीक है, चलो क्लियर, आंसर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। मेल गैमेट्स जब सिनर्जिड में डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो एक सेल से फ्यूज करेगा, दूसरा दो क्या है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, ठीक है, 1 फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो आंसर डी देख लीजिए, ठीक है। इसको हम ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो देखो, ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं सिंगेमी, और इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर, तो ये आप देख लें। नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, क्या, पेरियस्पर्म। बाकी चीज क्या है वो भी देख लो, लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन क्या, पेरियस्पर्म देख लो क्या है, आपसे ब्लैक पेपर एग्जाम्पल पूछ सकता है, बीट जिसमें रूमिनेंट होते हैं, तो ये आपके एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है, ये देख लें। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें,
क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव। तो देखो कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेटा टेस्टिस हो गया, वाज एफरेंशिया हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वाज डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरेथ्रा हो गया और यूरेथ्रल मीएटस। तो देखिए आंसर बी हो गया। क्लियर, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 43 में डायग्राम है और उसके नीचे सब लिखा हुआ। आइए, क्या है, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है। तो देखो कब होगा, जब स्पर्म पेनेट्रेट करके ओवम के मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करके जब इंटर करता है तो उस दौरान, ठीक है। एक तो क्या होता है, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, और ये चीज तो देख लो क्या है, क्या, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे स्पर्म इंटर किया क्या हो जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी एक्सट्रूड हो जाएगा और कि उसके बाद मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक्सट्रूशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाकी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूस कैसे, देखो क्योंकि जो उसको ऊटीड बोलते हैं, वहां पर सेल साइकिल ओवम का कंप्लीट नहीं होता है, स्पर्म इंटर करता है फिर जाके कंप्लीट। क्यों, क्योंकि ओवम का अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। तो कौन, ओवम का कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल साइकिल, सॉरी स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम के सेल साइकिल को कंप्लीट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और डिस्टल जो है स्पर्म का वो फ्लैजिला बनाता है। क्लियर, तो ये चीज़ लिखा है। तो क्या करेगा, और देखिए क्या है ये चीज़, फिर एंट्री ऑफ स्पर्म ब्रेक किया, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ब्रेक, और प्रमोट किसको करेगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट कर देगा। क्लियर, आंसर ए था। अब आगे देखिए, सेलेक्ट द हार्मोन्स, अब हम आगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन क्या है, डिवाइस, ठीक। तो अब देखो, वॉल्ट हो गया, LNG20 हो गया, मल्टी लोडेड 375 प्रोजेस्ट्रेट और ये चीज़। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर इसके बाद LNGP प्रोस्टेट मल्टी लोडेड हार्मोन्स, तो ये हो जाएगा आंसर, देखो सी हो गया। क्लियर, अब देखो इससे रिलेटेड सब हम दे दिया। देखो फिजिकल बैरियर डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट कोई हार्मोन नहीं, नॉन मेडिकेटेड लिप लूप हो गया, ये हो गया कोई हार्मोन। अब कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी और मल्टी लोडेड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है, फेगोसाइटिक फंक्शन कर रहा है, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। तो ये चीज था। क्लियर, एनसीईआरटी साफ लिखा है पेज नंबर 60 क्लास 12 पे। आइए नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल इन हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का रोल नहीं प्ले करता। अच्छा, डू नॉट नहीं है, डू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व इन द, तो ये लैक्टेशनल एमिनेरिया हो गया, पिल्स हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, तो ये चीज हो जाएगा। देखिए ए आ गया, ठीक है। तो इन लैक्टेशनल एमिनेरिया दे रखा ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स हो जाएगा, गोनाडोट्रोपिन का लेवल कम हो जाएगा, ओरल पिल्स में प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजेन या दोनों का लेवल क्या ज़्यादा, इमरजेंसी ये दे रखा है, तो आंसर ए हो गया। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, क्या हो जाएगा ये चीज़, तो आप देख लीजिए आप, क्या है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, HIV इन्फेक्शन, ये सब क्या है, नॉन क्यूरेबल है STD में, और क्यूरेबल है बाकी नॉन क्यूरेबल है। तो आंसर आपके एनसीईआरटी का लाइन है साफ। आइए नेक्स्ट, इन एंटीरेहिनम, अब आ गए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इन एंटीरेहिनम मजाज अ रेड फ्लावर्ड
was crossed with the white flowered in F1 generations pink। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि F1 क्या है, हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया, F1 में पिंक आया, F2 में फिर से क्या आ गया, रेड पिंक और व्हाइट आया। तो ये जो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग, तो देखो दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल, ये बात सही है, ठीक है। पिंक फ्लावर इन F1 जनरेशन, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, ये भी बात सही है। रेशियो F2 में 1, सही बात है ये भी, लेकिन ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ही ये होता है रीअपीयरेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर या रिसेसिव या ऑल कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, ठीक है, लेकिन नॉट अप्लाई कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो अप्लाई हो रहा है क्योंकि F2 जनरेशन में व्हाइट भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं और पिंक भी आ रहे हैं, ठीक है। F1 में जो हाइड कर गया था वो रीअपीयर हो रहा है, ठीक है। तो देखो एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर F2 में भी क्या है रेड और व्हाइट नहीं आते तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करता, लेकिन रेड और व्हाइट आ रहे हैं, दैट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम इज मेजर्ड ऑफ द डिस्टेंस, किसने, तो थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टॉटवेंट, उन्होंने किया था, ठीक है, एल्फ्रेड स्टॉटवेंट, याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका। बाकी सारे साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने क्या क्या किया है तो उनके बारे में भी हमने लिख दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा, क्लियर। पेज नंबर 83 से आपका डायरेक्ट सवाल है, आ जाइए। अब देखो यहाँ पर What map unit is adopted in the construction of the genetic map, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन ऑन ए सेम क्रोमोसोम, ठीक, तो ये चीज था। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 1% क्रॉसिंग ओवर, तो देखो ये चीज देखिए, सी आ गया, क्या है, एल्फ्रेड स्टॉटवेंट नाम के साइंटिस्ट थे, थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट, जिन्होंने, अब देखो 1% क्रॉसिंग ओवर 1% मैप यूनिट, और 1 मैप यूनिट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 लिंक जीन, मतलब जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, तो आंसर सी हो गया, क्लियर, डायरेक्ट। तो 83, अब उससे रिलेटेड जो था वो हमने यहाँ पर आपको लिख दिया, ओके। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल फ्रूट फ्लाई मीन्स ड्रोसोफिला हेट्रो, सही है, कैसे, XX XY, तो XY मेल का, ठीक है। इन दी मेल ग्रास हॉपर, ये भी सही है, ठीक है। और क्या है, इनकरेक्ट, इन मेल ग्रास हॉपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, इन ह्यूमन, ये भी सही, तो मतलब सी, तो देखो क्या हो जाएगा, सी आंसर। इन, क्योंकि सी में देखो क्या है, इन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में फीमेल यहां पर क्या होते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी मतलब, और मेल जो है होमोजाइगोसिटी मतलब इस तरीके से, क्लियर, ये समझ में आ रहा है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सब आपके एनसीईआरटी देखो 85, 86, 83 ये सारे लाइन वहाँ से हमने उठा करके यहाँ रखा है। अब एक बार सवाल पूछा हेन किंग्स के बारे में, तो याद रखिएगा एक्स क्रोमोसोम को क्या था। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम बात करें विच ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया, किसमें, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्या बोलेंगे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक। तो देखो आंसर बी, क्लिनफिल्टर मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन प्लेस ऑफ चेस्ट, मेमोरी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन मेल, ठीक है। तो ये चीज, और एक्स्ट्रा ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स 44 + XXY, तो ये चीज। बाकी क्या है, ये सारे एक्सप्लेनेशन है जो 4 ऑप्शन से रिलेटेड जो बात हो सकती थी वो एनसीईआरटी पेज नंबर 92 से पूछा है। आइए नेक्स्ट, प्यूरिन फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA एज, क्या होगा आपको, प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, तो देख लीजिए, प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन होता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। तो थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा, 5-मिथाइल यूरासिल, और ये DNA में पाया जाता है, ठीक है, और ये RNA में पाया जाता है, तो ये चीज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी,
एडेनिन एंड ग्वानिन। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोडोन डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो देखो क्या है, आप एक्सप्लेनेशन देखिए, सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड एज दे रखा है। ठीक है, आपके पेज नंबर 112 में दे रखा है। ठीक, तो इसका अब क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल विच अलाउ करता है, डज, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज अलाउ क्या है, बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, डज। ठीक है, तो यूनिवर्सल होना चाहिए, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई नेक्स्ट हम बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रिगार्डिंग फ्रेमवर्क? ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है ये चीज, इंसर्शन ऑफ जी एट चेंज हो जाएगा, डिलीशन ऑफ जी ये भी चेंज हो जाएगा, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी ये भी हो जाएगा, लेकिन जब पूरा का पूरा 3 हटा देंगे तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है? डी। ठीक है, तो एक होता है डिलीशन और इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट 1 2। ठीक है, तो पूरा का पूरा 3 हम क्या है, न्यूक्लियोटाइड को हटा देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, साफ साफ पूछा है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ऑपरॉन, ठीक है, विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक, तो आई देखो इस तरीके से होता है, अगर हम बात करें प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन हम बात करें तो देखो मैच करो, आई क्या है? ठीक है, Z Y A। ठीक है, तो ZYA, अगर यहां पर हम बात करें लैक ऑपरॉन, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज फिर परमिएज ट्रांस, तो ZYA। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ठीक, तो I का 3rd, ठीक है, और B का 1st और C का 4 और 2nd, तो देखो क्या हो जाएगा आपका C, दैट मीन्स ये सही है। क्लियर ये चीज़, तो आप एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा, पूरा फिगर दे रखा है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रिफर टू, ठीक है, जीन एक्सप्रेस एज आरएनए, जीन एक्सप्रेस नोबेल। तो देखो ये क्या है, पूरा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रिफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, द अदर क्या है, टू ब्लाइंड अप्रोच क्या किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेस्ड आ गया ना, एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस। ठीक है, क्या हो गया, आरएनए, तो आंसर ए, साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, देखो ये मेन चीज क्या है, आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए पेज के साथ साथ नेक्स्ट आ जाइए, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डेवरीज। क्या हो गया, डायरेक्शन स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस, तो देखो क्या हो जाएगा, ह्यूगो डेवरीज। डार्विन का क्या था, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस। ठीक है, और ह्यूगो डेवरीज का हाँ रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, रैंडम डायरेक्शन लेस, तो आंसर क्या हो गया, बी। तो अब डार्विन का भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सब एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, फिर ये भी सवाल आपसे पूछा है, सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न
रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg, ठीक है, 92 to 5 kg, 95% ऑफ द न्यू बॉर्न ऑफ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, whereas 99% ऑफ द बॉर्न विथ वेट 2 से 2.5 kg और 4.5 से 5 kg डाई. विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकन प्लेस. तो ये देखो आप यहाँ पर क्या है, आपके एनसीईआरटी में पूरा ये दे रखा है डायग्राम ABC, ठीक, यहाँ से. तो यहाँ देखिए क्या है, स्टेबल सिलेक्शन, ठीक है, तो ये दे रखा है. फिर उसके बाद डायरेक्शनल दे रखा है और डिसरप्टिव. तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका स्टेबल सिलेक्शन. क्यों, देखो individual showing the average or mean value of a character are selected over the individual that show the extreme value, ठीक है, neonates with 3.5 kg. तो देखो क्या है, सर्वाइव कौन सा, ये देखो 3 एवरेज. क्लियर, तो आंसर इसका बी आ गया, स्टेबल. बाकी सब इससे रिलेटेड ये दे रखा है आपको, ये हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया. तो आप जाकर के अपने एनसीईआरटी में इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये. क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें. क्या है, अजीन लोकस हैज, आ जाओ, अजीन लोकस, ये क्या हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल है. अजीन लोकस हैज 2 एलील, ठीक है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, डोमिनेंट और रिसेसिव दे रखा है. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, ठीक है, तो देखो ये क्या है, हार्डी विंसबर्ग हो गया, ये आपका दो फॉर्मूला हो गया, दिस एंड दिस. अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट क्या दे रखा है, 0.4, ठीक है. अब ए प्लस बी है तो ये क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा. कैसे, ए प्लस बी 0.4 प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या लिख दें हम, 1 माइनस, तो 0.6. क्लियर, आइए अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, ये चीज हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट. तो क्या करेंगे, 0.4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हो जाएगा, ठीक है. तो क्या कीजिएगा, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो क्या हो जाएगा, 0.48. होमोजाइगस रिसेसिव, तो क्या कीजिएगा, 0.6 को स्क्वायर, तो 0.36, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. क्लियर, तो ये चीज. अब आ जाओ नेक्स्ट, देख लो एक बार. क्लियर, अब आते हैं हम, मैच द होमोइड विथ देयर करेक्ट ब्रेन साइज. क्लियर, तो अब देखो यहां पर साफ आपके एनसीईआरटी में दे रखा है निएंडरथलिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4, बी का 4 एक ही जगह पे, और डी का होमोसेपियन सेकंड, सही है, और बी का फर्स्ट होमो इरेक्ट, बी का 4 कहाँ है, यहाँ है, और डी का सेकंड सही है, सी का फर्स्ट सही है, ठीक है. तो इसका आंसर सी, देखो आपके साथ दे रखा है, आंसर सी आ गया. क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें. ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा, हमने इस तरीके से आपको दे दिया मैच द फॉलोइंग. इससे पहले एम्स में भी आपको मैच द फॉलोइंग पूछा था. आइए क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफॉइड फीवर एंड क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफॉइड. आइडेंटिफाई, टाइफॉइड क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, सीधे आ जाएगा आंसर डी. क्लियर, आइए नेक्स्ट आप देखिए, कोलेस्ट्रॉम द येलोइश, किसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या हो जाएगा, ये. तो डायरेक्ट आप देखिए. अब इससे रिलेटेड और जो सवाल था, ऑप्शन था, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, वो आपका काम है, आप नोट कर लें, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, डी. आइए
एनसीईआरटी पेज नंबर 7 में देखते चलिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी। क्या? क्योंकि सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज, तो सेल मेडिएटेड हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो देखिए दे रखा है ग्राफ्टिंग फ्रॉम द किडनी। अब देखिए डिफरेंशिएट क्या है, ये देखिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्टिंग रिजेक्शन, क्योंकि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करता है, साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। क्या हो जाएगा? बी, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है आप यहां देखिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम बात करें। ड्यू टू इंक्रीज एयर बॉर्न एलर्जेंस और द pollutant, many peoples in the urban area suffer from the respiratory disorder causing। अब देखो यहां पर क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा? proliferation of the fibrous tissue and damage of alveolar wall, inflammation of bronchi and bronchioles। तो यहां पर जो मेनली है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ये किस चीज को अफेक्ट करेगा? लंग्स को अफेक्ट करेगा। एज्मा, जिसको एस्थमा एज्मा बोलते हैं, तो आंसर देखो बी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? आइए, तो ये यहां पर है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां तक आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, तो यहां पर मेनली आपको ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो पेज नंबर ध्यान रखिएगा ये चीज। अब जिसको 11th में भी ले सकते हैं और 12th में भी ले सकते हैं, तो हमने लिख दिया 11th का पेज एंड 12th का। आइए नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। तो देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो देखो इसका आपको क्या है एक्सप्लेनेशन, पहले देख लो। इन ब्रीडिंग exposed harmful recessive gene that are eliminated by selection. Inbreeding also help in accumulation of the superior gene of the elimination of the desired। अब देखिए, तो यही चीज जो लिखा है, देखिए आप, inbreeding select harmful recessive gene that are reduce fertility and productivity। सही है? तो ये चीज, तो आपका आंसर क्या था? इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। तो इनब्रीडिंग क्या करता है? accumulation of harmful and superior genes, elimination of less desirable gene, therefore select increase the productivity। लेकिन ये क्या लिखा? reduce, तो क्या हो जाएगा? C। तो ये आप एक्सप्लेनेशन अपने एनसीईआरटी में देखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, which of the following is क्या है? कमर्शियल, हाँ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो स्टेटिन होगा इस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पहले आप देख लीजिए। स्टेटिन हमने बताया ये होगा। तो देखो, अब उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल यहाँ से पूछता है। तो 4 ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन में से 4 क्वेश्चन बनता है। तो देखो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिनम ब्यूटारिक एसिड करेगा, ठीक है। अरे हाँ, देखो, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए और मोनास्कस परप्यूरस स्टेटिन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लड क्लॉट बस्टर हो गया, ठीक है। और स्टेटिन, ये अभी आपने देखा क्या है? क्लॉट बस्टर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ठीक है, तो स्टेटिन हो जाएगा, ठीक है, सी। अब क्लॉट बस्टर ये किस में? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिन को होता है उसमें करते हैं ये काम, ठीक है। तो ये ध्यान, सॉरी, ये जो है इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। और ये क्या है? क्लॉट बस्टर है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो सर्जरी होता है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग, अब देखिए साफ है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट लैक्टोबैसिलस किसमें? कर्ड में हो जाएगा, फर्स्ट का। सेकंड, दैट मीन्स ये हो गया सैकरोमाइसिस सर्विसिया ब्रेड 4, तो ये हो गया। सी का क्या है? स्पर्जिलस नाइगर, क्या है? सिट्रिक एसिड, थर्ड, तो ये हो जाएगा। और डी का 5, सही है। तो देखो दे रखा है बी आंसर। क्लियर? बाकी सब हमने लिख दिया।
एनसीईआरटी पेज नंबर 181, 182, 183 से पूछा आपको, ठीक है। फिर से हम हट जा रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक। आइए नेक्स्ट, अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो, क्या है, कंट्रोल एजेंट, बैसिलस थॉरेंजेनेसिस, ठीक है, क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड एफिड ट्राइकोडर्मा, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक। नाइट्रोज क्या है, तो आंसर इसका आपको बी जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर, ठीक है, बी बोला, बी, ठीक है। तो देखो फंगस, ये क्लियर है, फंगस हो गया। ये सब आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 186 फोटो दे रखा है, उसके नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज बाकी हमने आपको लिख दिया। बायो फर्टिलाइजर है कौन, दिस, ठीक है। तो पैथोजेन है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, देखो दे रखा है, फंगस दिस यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ए, ठीक। तो देखो आंसर ए, पेज नंबर 86 क्लियर, हम साफ साफ दे रखा है, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक मिनट ये देख लीजिए आप अच्छे से, क्लियर। आगे चलते हैं हम। Following statement describe the characteristic of enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. क्लियर। तो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या करता है, एंजाइम जो कट करता है दोनों स्ट्रैंड से कट करता है, क्लियर। एक एंडोन्यूक्लियस होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, जो टर्मिनल से करता है, एक्सोन्यूक्लियस जो बीच से करता है, एंडोन्यूक्लियस। तो देखिए क्या है, द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। अब क्या है, the enzyme bind the DNA at a specific site and cut only one of the two strand, तो ये गलत हो गया, देख लो क्या है, बी, मतलब दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लें, ये चीज दे रखा है, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, डीएनए precipitation out of a mixture of the biomolecules can be achieved by treatment with chilled ethanol, आंसर बी, chilled ethanol, देख लो चिल्ड। बाकी एक्सप्लेनेशन है ये आप देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी 201 में। इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जा सकता है सब हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अब एक्सट्रैक्ट करें सेल, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो अदर एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हैं चिल्ड, आइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स लार्ज स्केल में, मतलब बायोरिएक्टर, क्या लार्ज स्केल में बायोरिएक्टर। अब देखो बायोरिएक्टर तो आपका आंसर हो गया। अब आप पूछ सकता है कि वॉल्यूम कितना होगा उसका, 100 से 1000 लीटर, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करें हम, क्या है, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ द बैसिलस, क्या है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, क्या है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अब एक्सप्लेनेशन है क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर खुद में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे क्या है इंसेक्ट इसको खाता है तो फिर उसके इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर मीडियम अल्कलाइन है, प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में बदल जाता है, फिर उनके गट में परफोरेशन कर देता है, जिसकी वजह कर ये वाटर इंटर करता है, स्वेल अप, और एट लास्ट वो डेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ था। आइए नेक्स्ट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गोल्डन राइस, विटामिन ए इन रीच होगा, देख लीजिए क्या है, ए आंसर, इन रीच ऑफ विटामिन ए। बाकी सब जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो हमने आपको बता दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, किसे, निमेटोड स्पेसिफिक। ये वेक्टर क्या कर, इसके अंदर होता क्या है कि आरएनए का दोनों स्ट्रैंड बना देता है, सेंस और एंटी सेंस, ठीक है, जिसकी वजह कर क्या होता है, वो पेयर्ड हो जाते हैं और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो वो पैरासाइट उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मतलब डीएनए से एमआरएनए बना तो दोनों सेंस और एंटी सेंस बन जाता है, वो
डबल स्टैंडर्ड mRNA हो जाते हैं, जिसकी वजह कर ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो ये चीज़ था। आइए अब क्या है नेक्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं था। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। जनरली इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड जो है वो क्या है, पिरामिड ऑफ क्या है, बायोमास इन सी। और क्या होता है, नंबर इन ट्री इकोसिस्टम में भी ऐसा होता है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो देख लीजिए। रीजन देखिए, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, क्लियर। अब आगे इसी तरह हम बात करें तो लिखो, देखो साफ लिखा है स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप। ये भी ऑप्शन, ये दोनों आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहले तो ये देगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड, और रीजन में ये दे देगा स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। ये अब इसका ऐसे भी दे सकता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑल्सो जनरली इन्वर्टेड बिकॉज रीजन बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, मतलब इनका ज्यादा और इनका कम। क्लियर, तो आंसर डी। आ जाइए नेक्स्ट। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। तो क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस। अब देखो यहां से तो ये सवाल आपका हो गया कि ए आ गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब उससे रिलेटेड सवाल ये पूछ सकता है क्या, कितना 14% से 6% तो क्या है, कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अर्थ लैंड सरफेस कम हो गया 14 से 6%। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब उनके अपने हैबिटेट में, एक्स सीटू अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। ठीक, तो देखिए दे रखा इन सीटू और एक्स सीटू अलग अलग करके हमने बता दिया। तो इन सीटू में बायोस्फीयर आ गया, बायो रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एसके नेशनल पार्क। एक्स सीटू में देखिए कौन आ गया, बॉटेनिकल गार्डन। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर, आ जाइए देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में था, हमने इस तरह से करके इन सीटू एक्स सीटू करके आपको दे दिया। तो प्लीज नोट करिए। अर्थ समिट इन रियो डी क्या है, जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, साफ देखिए, कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन द अप टू ऑल नेशन टू मेक appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable। देखो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायो, क्या हो गया, आ रहा है समझ में, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, आपसे पूछा। क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें। ठीक है, पॉली ब्लेंड फाइन पाउडर इज रिसाइकिल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। डायरेक्ट सवाल देखिए क्या है ये चीज, आंसर सी आ गया। देखो पूरा, देखो ये चीज यहां से आपको याद रखना है। ये कौन थे, अहमद खान। एज याद रखिएगा, और कितने साल तक, 20 ईयर्स आफ्टर अबाउट 8 ईयर एगो। ठीक, इन्होंने, और कौन सा मटेरियल यूज किया था, बिटुमेन। कितने, आरएस। ठीक है, ये सब यहां से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ये सब। क्लियर, आगे नेक्स्ट हम बात करें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल इन द डिस्पोजल, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। तो किसको, डीप अंदर, कहा, डंप द वेस्ट इन साइड रॉक अंडर द डीप ओशन, नहीं, कहा, बरी द वेस्ट विद इन द रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। तो क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए क्या है, आंसर डी। अब क्या सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो कितना, 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ। तो ये भी याद रखिएगा, सवाल ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देखो ये फोटो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, और मिनिमम जो है क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। तो ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है, कौन सा नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, तो यहां पर ये क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। देखिए लास्ट सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिडक्शन
रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 283 से पूछा गया है, आंसर ए। अब इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां? तो मॉन्ट्रियल कनाडा, ये पूछ सकता है कब? 1887। और ये चीज अब इसका एम क्या था ये भी पूछ सकता है, कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन अदर देन। तो ये था क्या? ये पूरा यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, क्लियर? तो ये देखो यहां जो हमने आपको बताया ये पूरे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के किस पेज से कौन सा सवाल पूछा गया ये सब आपको बताया। तो ये नीट 2020 के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपके पास टाइम है, इसको पूरे तौर पे आप अच्छे से करें और इसी से रिलेट करके आप अपने एनसीईआरटी को रिवीजन करें। आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो चलो यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हम आगे 2018 का भी आपको दिखाएंगे कि एनसीईआरटी के पेज से कैसे कैसे सवाल कितना पूछा गया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं लेक्चर। ओके, थैंक यू।